हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। सो आज की क्लास हमारा ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर है। माइक्रो में रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके इन्फेक्शंस। बहुत सारे बैक्टीरिया हम ख़त्म कर चुके हैं, सारे के सारे पैरासाइट हो गए, फंगस हो चुकी है आपका, सारे बैक्टीरिया। एक पर्ट्यूसिस इसके बाद रिकॉर्ड करूँगा, रेस्पिरेटरी ख़त्म, ठीक है जी। फिर जीआईटी पे आ जाएंगे हम लोग। तो यही हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो आ जाओ। तो अभी मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और शायद थोड़ा बड़ा एक टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस। तो मैं इसको एक वीडियो में नहीं पढ़ाने वाला, इसकी बनाऊंगा 3 वीडियो। आज की क्लास में पैथोजेनेसिस, थोड़ा बेसिक, और दूसरी क्लास में लैब डायग्नोसिस जो कि माइक्रो के लिए इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में जो फार्मा में पढ़ते हैं थोड़ी बहुत बताऊंगा बातें, वो है ट्रीटमेंट का, है ना। क्या वो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स, सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स, डॉट्स वगैरह सब देखेंगे हम लोग, ठीक है जी, वो देख लेंगे। तो आज की क्लास किसके ऊपर है? इंट्रोडक्शन, इंट्रो प्लस में पैथोजेनेसिस, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये बेसिकली टॉपिक पैथो का है, बट यहाँ भी हम कवर करते चलेंगे हल्का हल्का जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। ये हो गया, तो स्टार्ट करें ट्यूबरक्लोसिस। सब लोग तैयार? स्टार्ट करें, चलो। तो ट्यूबरक्लोसिस हमें पता है कि एक बहुत खतरनाक बीमारी में से एक है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, बैक्टीरिया करता है इसको, ठीक है जी। नाम सबने सुना होगा, कॉमनली इसको क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कॉज्ड बाय मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स। अभी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? हाँ, हमें समझ में आता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबर एक बैक्टीरिया है ना, बहुत नाम कॉमन है इसका। बट ये कॉम्प्लेक्स क्या वर्ड क्या है? मैंने क्या बोला आप लोगों से? कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे और बैक्टीरिया भी आते हैं जो टीबी करते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अब हमें पता है इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, वो क्या होगी? लंग्स, मोस्ट कॉमन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। उसके बाद वो बाहर जगह भी कर सकता है, डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक लिम्फ नोड, ब्रेन वगैरह वगैरह, बोन्स, बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? लंग्स होती है, हमें पता है। इसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री को लेके, तो रॉबर्ट कोच ने पहली बार इस ट्यूबरकल बेसिलाई मतलब इस बैक्टीरिया को क्या करा? प्रूव करा इट्स पॉजिटिव रोल इन ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस किससे हो रहा है? इस बैक्टीरिया से हो रहा है। ये रिलेशन किसने बताया पहली बार? रॉबर्ट कोच ने। उनके पास क्या जादू की छड़ी थी क्या? नहीं, उनके पास पोस्टुलेट थे। वो पोस्टुलेट इस बैक्टीरिया के ऊपर अच्छे रहे, हमने पढ़ा था जनरल में, ठीक है। वो पोस्टुलेट आपका इस सेट हो गए तो हमें समझ में आ गया द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस क्या है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स वाले लोग हैं, ठीक है। चलो कॉम्प्लेक्स क्या है बट डिस्कस कर ही लेते हैं। तो मायोबैक्टीरिया तो जीनस हो गया, है ना। अब मैंने क्या बोला आप लोगों से? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स भी आता है, मायोबैक्टीरियम लेप्रे भी आता है, और बहुत सारे अदर नॉन ट्यूबरक्लोसिस मायोबैक्टीरियम भी हैं। तो ये तो भाई लेप्रोसी कराता है, हमें नहीं पढ़ना। ये तो कुछ भी नहीं करता, ये तो सिंपल है, सेप्रोफोटरी या फिर कमेंसल्स ऐसा कुछ है, कुछ नहीं करते ये लोग। ये भी नहीं पढ़ना अभी इस चैप्टर में, लेप्रे वाला भी नहीं पढ़ना अभी इस चैप्टर में। हमें पढ़ना है टीबी कौन सा करता है। तो टीबी करने वाले क्या है? मायोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर ये सारे बैक्टीरिया आ रहे हैं। मोस्ट कॉमन क्या है इनमें से? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर आपसे कोई पूछेगा द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो आपका टीबी कर रहा है, तो क्या बोलोगे? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन आपसे पूछेगा कि वो पूरे ग्रुप को एज अ होल क्या बोले हैं हम लोग, तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्या है? मायोबैक्टीरियम बोवाइस। देखो डिफरेंस क्या है, मेरी बात समझना, डिफरेंस क्या है पहले वाले में दूसरे वाले में। जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ना, वो केवल ह्यूमन को होगी, एनिमल से कोई भी उसमें ताल्लुकात नहीं है। एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तीसरे ह्यूमन ऐसे फैलने वाली है, ठीक है जी। लेकिन जो बोवाइस है वो एनिमल कैटल्स में होती है। कैटल से अगर हम कैटल का मिल्क, इन्फेक्टेड मिल्क अनपेस्चराइज खा ले, पी लें, उससे फैलेगी। मतलब वो हो कैटल्स में रही है बट वो हमें भी आ सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बोवाइस वाले का रिलेशन क्या है? जूनोटिक है, मतलब एनिमल से कांटेक्ट में है। कैटल, स्पेशली कैटल है ना, बोवाइस नाम में लिखा हुआ है। और ये भी कुछ वेरी लेस कॉमन बट अगेन है। तो अभी तो क्या हो रहा है ना, मैं जितना भी देख रहा हूँ पूरा पसीना आ रखा है, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं सारी वीडियोस पंखा बंद करके रिकॉर्ड करता हूँ, तो बहुत सारे एफर्ट्स हैं इसके अंदर, है ना। तो वो चीज़ें हैं, पसीना आ रहा है, वो सब इग्नोर करना है ना। तो चलो, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो अगर मैं इस पेज से आपको कुछ समरी पॉइंट दे दूँ, कुछ भी समरी पॉइंट क्या है आपके, कि बीमारी करता कौन है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स, और क्या क्या इसके अंदर आ रहे हैं, दैट्स इट,
है ना। अब ये कुछ पॉइंट हैं कि यार ये जो बैक्टीरिया है ना मोटाइल है, ना स्पोर बनाता है, ना कैप्सुलेटेड है, ना 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 ना, है ना। और ये क्या, ऑब्लिगेट एरोब, इन्हें चाहिए ऑक्सीजन ग्रो रहने के लिए, ऑब्लिगेट एरोब, इन्हें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। चलो अब आते हैं इसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर जानने के लिए। अब मैंने क्या बोला कि बैक्टीरिया खतरनाक है, खतरनाक है इसका मतलब इसके कुछ ऐसे कुछ चीज़ें होंगी जिससे वो अपने होस्ट को डैमेज कर रहा है ना, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं दो टाइप्स के क्या है इसके पास एंटीजन है, एक सेल वॉल में लगे हुए और एक साइटोप्लाज्म में। बैक्टीरिया है, एक सेल वॉल में क्या कुछ होगा और साइटोप्लाज्म में होगा। साइटोप्लाज्म वाले सोल्यूबल हैं, वो वाले इनसोल्यूबल हैं। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे यूनिक चीज़ इनके पास है वो है माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड है क्या, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, है ना। मतलब देखो, अगर आप देखो ये अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये देखो ये क्या है, माइकोलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। किससे अटैच है अभी हम देखेंगे, बट अभी सुन लो, अर्बिनोगैलेक्टन से अटैच है। आप देख पा रहे हो इमेज में, आप देख पा रहे हो, ये देखो किससे अटैच है, ब्लू क्या है, समझ में आ रहा है क्या, वेरी गुड, है ना। अब ये क्या काम करता है, तो पहली बात जो बहुत सिंपल है कि जो मैं एंटीबायोटिक दूंगा इस बैक्टीरिया को मारने के लिए, ये माइकोलिक एसिड उस एंटीबायोटिक को अंदर आने नहीं देगा, मतलब कि परमेबिलिटी को कम कर देगा। अब बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक आई नहीं, बैक्टीरिया बच गया। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये बैक्टीरिया के लिए अच्छी हैं, है ना। तो माइकोलिक एसिड से क्या हो रहा है, आपकी जो एंटीबायोटिक हैं वो एंट्री कम हो पा रही है बैक्टीरिया के अंदर, तो अच्छी बात है बैक्टीरिया के लिए। दूसरी बात क्या करते हैं ये, क्योंकि ये लिपिड नेचर के हो गए तो इनके पास क्या है, एसिड फास्टनेस एक प्रॉपर्टी है। आपने पढ़ रखा है मेरे से, मैंने पढ़ा रखा है जेडन स्टेनिंग। देखो क्या होता है एसिड फास्टनेस, कि किसी भी डीकलराइजर यानी कि एसिड के आने की प्रेजेंस में वो अपना कलर नहीं छोड़ेंगे। मतलब समझो, मेरी बात समझो, कि मैंने पहले डाला प्राइमरी स्टेन कार्बल फ्यूजन, ठीक है, और फिर डाला मैंने उसमें हीट एज अ मॉडर्न दिया, जो भी करा, और फिर मैंने डाला उसमें डीकलराइजर, क्या आपका H2SO4 डाला। अगर ये एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि माइकोलिक एसिड है उनके पास, तो वो अपना पहले वाला कलर नहीं छोड़ेंगे। ये मतलब होता है फास्टनेस मतलब रेजिस्टेंट, एसिड से देखो नाम क्या लिखा है, क्या लिखते हैं हम लोग, एसिड फास्टनेस, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंट, मतलब कि एसिड आया, एसिड का काम है कि कार्बल फ्यूजन को हटा दे, लेकिन नहीं हटा पाया। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या, माइकोलिक, समझ में आ रहा है क्या। तो कार्बन फ्यूजन रहेगा और यहाँ पे हट जाएगा। तो अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, जेडन स्टेनिंग में पढ़ा दिया, अदरवाइज लैब डायग्नोसिस में फिर से बात करूँगा इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो अभी आप समझिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड फास्टनेस, यानी कि एसिड फास्टनेस मतलब एसिड से रेजिस्टेंट, ये जो है एसिड जो आ रहा है ये कुछ काम नहीं कर पाएगा, कार्बल फ्यूजन रहेगा एसिड फास्टनेस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या है, अर्बिनोगैलेक्टन्स है इनके पास, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे बैक्टीरिया आया लंग्स के अंदर, मैक्रोफेज हैं, उन्होंने खाया, मैक्रोफेज इसको ख़त्म नहीं कर पाता जस्ट बिकॉज ऑफ ये लोग अर्बिनोगैलेक्टन्स। अभी हम देखेंगे। तो ये क्या है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सर्वाइव कर लेता है मैक्रोफेज के अंदर इन लोगों की वजह से। बाकी पेप्टिडोग्लाइकन तो सबके पास है एक तरीके से, जो शेप एंड रिजिडिटी दे रहा है सेल को। और साइटोप्लाज्म में एंटीजन कौन से, 5-6-30, ठीक है। चलो अगर आप याली इमेज देखना चाहो, ठीक है, अर्बिनोगैलेक्टन्स हो गया, माइकोलिक एसिड हो गया, पेप्टिडोग्लाइकन, और ये अर्बिनोमेनन हो गए जो यहाँ से अटैच है इस तरीके, ठीक है। एक्चुअली ये जो है ना, जो फैसिलेट द सर्वाइवल ऑफ दी, ये आपका ये वाला काम करता है, लिपो अर्बिनोमेनन, यहाँ पे हल्का सा मैंने गलत लिख दिया, मेनन, ये मतलब कि ये वाले लोग समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे, आपका पूरा पैथोजन समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करें पैथोजेनेसिस, आ जाओ। अब पहले बात करते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो सोर्स दो तरीके से हो सकते हैं, ह्यूमन सोर्स होगा जो हमें पता है, कोई इंसान इन्फेक्टेड है, एक हेल्दी इंसान है, तो ह्यूमन टू ह्यूमन एक सोर्स हो गया। दूसरा बोवाइन सोर्स, कोई कैटल, कोई बेफेलो, कुछ भी, उसका क्या हुआ, बेफेलो को टीबी थी
तो उसका जो मिल्क आया इन्फेक्टेड मिल्क होगा और वो किसी इंसान ने बिना पेस्चराइज से खा लिया, पी लिया, तो उसको फैल जाएगा। तो 2 सोर्स हो सकते हैं, आपका ह्यूमन सोर्स, एक बोवाइन सोर्स। ठीक है जी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोस्ट कॉमन क्या है? मोस्ट कॉमन क्या है? एयरबॉर्न। छींका किसी ने, छींक में क्या हुआ आपका, एरोजोल्स बाहर आए, है ना, एरोजोल बाहर आए। अब वो एरोजोल हवा में काफ़ी समय तक रहेंगे बिकॉज उनका साइज़ बहुत छोटा है, उनका साइज बहुत छोटा है। और एक कफ में करीब करीब 3000 इन्फेक्शियस न्यूक्लियाई होते हैं, एक कफ में, सिंपल एक खांसी में, तो वो उसे इन्फेक्ट कर देंगे। तो मोस्ट कॉमन 99.9% यही होगा, एरोजोल्स छींकने खांसने से फैल रहा है। ठीक है। दूसरे जो रेयर है, नहीं देखने मिलता इतना, वो क्या है आपका, डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट नहीं होता। इंजेक्शन मतलब किसी ने ये वाला अनपेस्चराइज्ड मिल्क खा लिया, चलेगा। ठीक है। चलो, तो मैंने क्या बताया आपको, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोस्ट कॉमन एक याद करना है, एरोजोल्स के थ्रू हो रहा है, एरोजोल्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है। चलो, एयरबॉर्न। अब आते हैं रिस्क फैक्टर। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है कि अगर एक यहाँ पे टीबी का पेशेंट बैठा है और बाकी लोग हेल्दी हैं, वो खांसेगा कुछ भी करेगा, लेकिन सारे लोग इन्फेक्टेड नहीं हो जाएंगे, कुछ बचेंगे, कुछ हेल्दी होंगे, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, 2-4 बीमार हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना, वो सब देखने वाले हैं हम लोग। तो पहली बात हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। तो जो पेशेंट हैं, पहले उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि मेरे सामने पेशेंट बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो हो क्या रहा है, मेरी बात समझना, उसमें क्या है, जो उसका स्पूटम है वो अगर पॉजिटिव है तो वो फैलाएगा, अगर उसका जो स्पूटम है पॉजिटिव मतलब कि बैक्टीरिया है उसके स्पूटम में, तो वो फैलाएगा। कोई ऐसा पेशेंट है जिसके पास है तो टीबी वाला, लेकिन स्पूटम में इतना ज़्यादा पॉजिटिवनेस नहीं है, नेगेटिव है, मतलब स्पूटम नेगेटिव है, तो वो कैसे फैलाएगा? समझ में आ रहा है क्या? और जो स्पूटम आ रहा है उसके अंदर कितने बेसिलाई आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं स्पूटम आ तो रहा है लेकिन बैक्टीरियाज बहुत कम आ रहे हैं, बेसिलाई बहुत कम आ रहे हैं, तो क्या फ़र्क, फिर रिस्क फैक्टर कम है ना ये। तो एटलीस्ट 10⁻⁴ बेसिलाई पर ml इन स्पूटम में होगा तो वो डेंजर लिए आएगा, उससे कम तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और ओवर क्राउडिंग, बिल्कुल हवा क्रॉस नहीं हो रही और बहुत भीड़ भड़का है। आप देखोगे ये सब बीमारियां आप देखोगे कहीं ना कहीं इंडिया में क्यों इतनी कॉमन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, और आप उन शहरों में बहुत देखोगे, है ना, जहाँ पे ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है ना। चलो, क्योंकि आपको पता है यार एयरबॉर्न डिसीज़ है ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला आप लोगों से, अब मैंने क्या बोला, हाँ, अब ये तो बात हो गई पेशेंट के पर्सपेक्टिव से। अब मैंने बोला एक पेशेंट ऐसा है जिसका स्पूटम भी पॉजिटिव है, जिसमें आपका बैसिलरी लोड भी बहुत हाई है और ओवर क्राउडिंग है, लेकिन फिर भी जो बाकी लोग बैठे हैं वो सारे इन्फेक्ट नहीं हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, किसी की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब किसी की इम्यूनिटी कम है, किसी की ज़्यादा है, जिसकी कम है वो रिस्क फैक्टर में आ गया। पसीना बहुत आ रहा है यार, क्या करा जाए। ठीक है। और मान लो किसी को बीपी की दिक्कत है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, तो उसको ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे बिकॉज वो दवा वैसे खा रहा होगा, है ना। एज, कोई बूढ़ा इंसान है उसको ज़्यादा चांसेस हैं होने के। सेक्स में भी यार डिपेंडिंग अपॉन मेल फीमेल एज के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा, है ना। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, दीज आर रिस्क फैक्टर, कि अगर ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, और आपको बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ गया तो आप बीमार पड़ जाओगे, नहीं। अगेन हर इंसान पूरे दिन भर में कितने बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जा रहे हैं आपको पता भी नहीं लग पा रहा, जस्ट बिकॉज आपके पास वो रिस्क फैक्टर अवेलेबल नहीं है, वो रिस्क फैक्टर आपके पास नहीं है, तो आपको वो चीज़ें, सिम्टम्स नहीं आ रहे उस तरीके से, है ना। चलो आगे बढ़ें क्या, चलो अब आते हैं सीक्वेंस ऑफ पैथोजेनिक इवेंट्स। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या हुआ, पहला स्टेप तो यही होगा, इनहेलेशन ऑफ एरोजोल, जिसके अंदर बेसिलाई है। किसी ने छींक दिया, सामने वाला इंसान बैठा है, छींक दिया, खांस दिया, बेसिकली खांस दिया, सामने वाला इंसान बैठा है, उसने वो एरोजोल ले लिए। स्टार्टिंग तो ऐसी ही होगी, लेस देन 10% ही एल्वोलाई तक पहुँचेंगे, बाकी यहीं रुक जाएंगे। ठीक है, 10% से कम वहाँ पहुँचे। अब होगा क्या, हमारे पास LAM है, मैंने बताया था, ये देखो, ये बैक्टीरिया के पास क्या है, LAM, ये जाके मैक्रोफेज के रिसेप्टर कहाँ गए, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर एंड मैनोज रिसेप्टर पे जाके चिपक जाएगा, तो एडेशन हो गया, है ना। मतलब क्या हुआ, बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया के पास क्या है, LAM है, जो जाके बाइंड कर जाएगा
मैक्रोफेज के रिसेप्टर से, ठीक है। उसके बाद मैक्रोफेज उस बैक्टीरिया को खा जाएंगे। तो कहानी में कहाँ आया है अभी तक, कहानी बताओ क्या है, ये ट्रेकाए, ये सब कुछ, लास्ट में एल्वेओलाई बना दी मैंने, ये लास्ट में आते हुआ क्या है, ये मैक्रोफेज के अंदर क्या आ चुका है बताओ, बैक्टीरिया आ चुका है, बैक्टीरिया आ चुका है। समझ में आ रहा है क्या। अब मैक्रोफेज का काम क्या है, इस बैक्टीरिया को मारना, बट वो मार नहीं पाएंगे, अगेन LAM ही काम करेगा, वो मार नहीं पाएंगे। LAM एक्चुअली में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है वहाँ पे, तो वो हो नहीं पाता, जो लाइसोसोम है ना वो काम नहीं कर पाते, वो फ्यूज़ नहीं कर पाते, छोड़ो उसको। तो उस वजह से क्या हुआ, सर्वाइवल हो गया इनसाइड द मैक्रोफेज। ये आपको मैं पैथो में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा डिटेल में, बट अभी मैक्रो है तो उतना ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, नीड नहीं है ना। चलो, सर्वाइवल इनसाइड द मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया के एंटीजेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, किसको, CD4 यानी कि हेल्पर टी सेल, जो कि फॉर्म करेगा दो टाइप के, हेल्पर टी सेल 1 और हेल्पर टी सेल 2, ये दो फॉर्म कर दिए, है ना। जो हेल्पर टी सेल 1 है और जो हेल्पर टी सेल 2 है वो अपना अपना रिस्पॉन्स देंगे। अब मुझे पता है इम्यूनिटी हम लोगों ने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, हेल्पर टी सेल 2 आपका कैसे देता है, ह्यूमरल रिस्पॉन्स, यानी कि एंटीबॉडी बनवा के देखा, एंटीबॉडी ऐसा ना, एंटीबॉडी बनवा के, है ना। और ये वाले क्या है आपके, ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स देंगे। तो आप समझिए, जो टी हेल्पर 1 है वो आपका सेल मीडिएटेड देगा, और जो टी हेल्पर 2 है वो आपका ह्यूमरल देगा। और ह्यूमरल वाला बहुत ही कम होता है, एंटीबॉडी बहुत ही कम होगी, इसकी बात हम नहीं करेंगे। जो मेन हीरो है वो ये है। तो अगेन मैं कहानी को रिपीट करता हूँ फिर से। तो यहाँ पे पहले बैक्टीरिया आया, वो मैक्रोफेज के रिसेप्टर से लगा, मैक्रोफेज के अंदर आया, ड्यू टू LAM वहाँ पे क्या हुआ, जो फैगोसोम है और लाइसोसोम में उन्हें फ्यूज़न नहीं हो पा रहा, जिस वजह से क्या हो रहा है, कुल मिला के याद क्या करना है, हमारा बैक्टीरिया सर्वाइव कर गया अंदर। अब उन्होंने मैक्रोफेज ने हेल्पर टी सेल को रिप्रेजेंट, उनके हमने MSc सेकेंड में नहीं नाम ले रहा है ऐसे कोई बात नहीं, है ना, इसको रिप्रेजेंट किया आया। यहाँ पे दो टाइप के सेल्स बने, टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2। टी हेल्पर 1 आपका सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स देगा और ये आपका ह्यूमरल रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही कम होगा, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। चलो, जो टी हेल्पर 1 सेल्स हैं वो आपके क्या क्या बनवाएंगे, क्या क्या रिलीज करेंगे, लाइक इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन गामा और TNF, है ना, TNF अल्फा, TNF लिख देता हूँ, ये लोग रिलीज कर दिए। कुछ रोल आएगा इनका, ही बताऊंगा। तो अब चलो स्टार्ट करें क्या। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि टी हेल्पर 1 ने जो अपना रिस्पॉन्स दिखाया सेल मीडिएटेड वाला, वो कैसे दिखाया वो हम समझते हैं, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है। चलो, अब मैंने क्या बोला, एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर 1 सेल्स लीड टू डेवलपमेंट ऑफ 2 रिस्पॉन्स। तो जो ये आया, इसकी वजह से आपके 2 रिस्पॉन्स आएंगे। जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो 2 रिस्पॉन्स देगा एक साथ, ठीक है। पहला हम समझेंगे मैक्रोफेजिंग एक्टिवेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, और दूसरा देखेंगे हम लोग क्या, टिश्यू डैमेजिंग रिस्पॉन्स। देखते हैं, कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, अभी रुक जाओ, बस सुन लो कहानी, ठीक है। चलो आ जाओ। हुआ क्या, जो आपके यहाँ से निकल रहे हैं INF अल्फा, इंटरफेरॉन अल्फा, गामा इंटरफेरॉन गामा, वो आप पे क्या करेंगे, ये मान लो ब्लड है, ब्लड में आपके मोनोसाइट हैं, क्या है, मोनोसाइट्स हैं। तो उनको यहाँ से निकाल के उस साइट पे लेके आएंगे लंग्स में, और क्या हुआ, क्या बन जाएंगे बताओ, ये इन्हें क्या बोलेंगे अब, मैक्रोफेज। ब्लड में मोनोसाइट, ब्लड से बाहर मैक्रोफेज, पता है हम लोगों को ये बात, मैक्रोफेज, है ना। अब ये मैक्रोफेज बड़े होंगे साइज में, तो क्या बोलते हैं इनको, एपिथेलॉइड सेल्स, है ना। अब ये एपिथेलॉइड सेल्स दूसरे एपिथेलॉइड सेल से मिलेंगे और क्या बन जाएंगे, बहुत बड़े जाइंट सेल्स। क्या बन जाएंगे, जाइंट सेल्स। तो ये सारा काम किसका है यार, ये आपका इसका है, ये नलायक है, ये IFN गामा, इंटरफेरॉन गामा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके मैक्रोफेज एक्टिवेट हुए। क्या बोला मैंने आपसे, ब्लड में आपके मोनोसाइट्स थे, उनको निकाला, मैक्रोफेज बने, मैक्रोफेज बड़े हुए तो इपिथेलॉइड बने, इपिथेलॉइड बहुत सारे इपिथेलॉइड से मिले तो क्या बने, जाइंट सेल्स बने, ठीक है। और वो क्या हुए, आपके ऐसे ऐसे अरेंज हो गए एक साथ, ऐसे बीच में अरेंज हो गए,
जहाँ बैक्टीरिया है वहाँ पे अरेंज होगा, ऐसे अरेंज होगा, ठीक है। तो पहले वो हो गए। इसके बाद जो आपके इंटरल्यूकिन 1 एंड 12 है, जो यहाँ पे रिलीज हो रहे थे, है ना, 1 एंड 12 जो भी है, हाँ, है ना, वो आपके क्या करेंगे, जो आपके ब्लड में टी लिम्फोसाइट है उसको बाहर निकालेंगे। अब जो आपके ब्लड में टी लिम्फोसाइट है, अब उसको बाहर निकालेंगे, है ना। अब अभी तक क्या था बताओ, अभी तक बीच में यहाँ पे क्या था, देखो बनाता हूँ, अभी तक क्या था, बीच में जाइंट सेल्स थे और आपके एपिथेलॉइड थे। अब क्या आ गए बताओ, पीछे से क्या आ गए, टी लिम्फोसाइट भी आ गए, टी लिम्फोसाइट्स भी आ गए। और TNF अल्फा क्या करेगा, आपको प्रमोट फाइब्रोब्लास्ट, मतलब यहाँ पे आ जाएंगे, अब क्या आ जाएंगे, कौन सेल्स आ जाएंगे, फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट कर देंगे। तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये जो पूरा ट्यूबरकल बना इसे मैं बोलता हूँ हार्ट ट्यूबरकल। उसका बीच, फिर रिवाइज करो, बीच में क्या है, बीच में क्या है, आपके मैक्रोफेजेस, उसके बाहर क्या है, आप क्या है बताओ, उसके बाहर क्या है आपका वी कैन से टी लिम्फोसाइट्स, और सबसे बाहर क्या है, फाइब्रोब्लास्ट को बांध के रखा हुआ इस तरीके से, ठीक है। अब सेंटर में क्या होता है, उसके सेंटर में मान लो ये वाला पॉइंट, सेंटर में क्या होगा, यहाँ पे केसियस नेक्रोसिस होगी, यहाँ पे केसियस नेक्रोसिस हो गई, जिसकी वजह से मैं क्या बोलूँगा इसको अब, सॉफ्ट ट्यूबरकल। तो पहले हार्ड ट्यूबरकल, बीच में नेक्रोसिस हो गई, केसियस नेक्रोसिस, तो सॉफ्ट ट्यूबरकल। नेक्रोसिस की वजह से उस जगह पे ऑक्सीजन कम हो गई, जहाँ बैक्टीरिया वगैरह है वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गई। अब मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको कि यहाँ पे इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑब्लिगेट एरोब्स, अब ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, बहुत कम है, तो क्या हो जाएंगे बताओ, इस टाइम पे जो बैक्टीरिया हैं वो आपके डोरमेंट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी बॉडी ने हमारे एक बैक्टीरिया को रिएक्ट करा और उसे शांत कर दिया। अब होता क्या है, अभी रिवाइज एक साथ कराऊंगा। अभी होता क्या है, मान लिया किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई, कोई दवा खा रहा है, बुढ़ापा आ गया, कुछ भी हो गया, कुछ बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उस पेशेंट के अंदर इम्यूनोसप्रेसिव स्टेज है, बिल्कुल पढ़ाया नहीं जा रहा, बहुत गर्मी है यार, है ना, स्टेट इन पेशेंट। तो क्या होगा, आपका जो मैक्रोफेजिंग वाला रिस्पॉन्स था जो हमने अभी पढ़ा इतना सारा, ये सब वीक हो गया, ये सब वीक हो गया। इस टाइम पे आपका जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स है इसका, ये इसको क्या कर लेगा, ओवरकम कर लेगा, यानी कि टिश्यू डैमेजिंग रिस्पॉन्स अब होगा, ठीक है। अभी तक तो ये हो रहा था लेकिन पेशेंट हेल्दी नहीं बचा, अब ये होगा। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ देखो, आपका जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है ना, वो होगा स्टार्ट। उसमें क्या होगा, जो आपका केसियस नेक्रोसिस है वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो बेसिलाएँ हैं वो फिर से निकलना शुरू कर देंगे, जो डोरमेंट थे अब नहीं बचे, अब नहीं बचे, और आपके सिम्टम फिर से यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आप खांसोगे तो दूसरों को भी दोगे, और साथ ही साथ वो जो बैक्टीरिया निकल रहे हैं वो ब्लड में जाएंगे, लिम्फ में जाएंगे, बॉडी में अलग अलग फैल भी सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब एक बार मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ, है ना, आ जाओ, सारा कुछ टाइम लग रहा है, लगने दो, डजंट मैटर, चलो, हाँ आ जाओ। अब मैंने क्या बोला, पहले आए बैक्टीरिया, वो मैक्रोफेज से बाइंड करेगा, आसान है ये तो, मैक्रोफेज उन्हें मार नहीं पाया, आसान है ये तो। फिर यहाँ पे हेल्पर टी सेल आए, हेल्पर टी सेल ने 2 बना दिए, ये टी हेल्पर 2 वाले क्या देंगे, ह्यूमरल, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, छोड़ दो इनको, ठीक है। जो टी हेल्पर 1 है वो देंगे सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, है ना। अब क्या होगा, आपका सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स आपका 2 तरीके से होगा, एक मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, एक और टिश्यू डैमेजिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। जो मैक्रोफेजिंग एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्स है उसमें पहले हम मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेंगे, कैसे, इंटरफेरॉन गामा से, और दूसरा फिर हम लाएंगे टी सेल्स को, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स को, और थर्ड हम लाएंगे फाइब्रोब्लास्ट, जिससे बन जाएगा हार्ट ट्यूबरकल। ये दिख रहा है आपको हार्ट ट्यूबरकल, इसमें अगर ये हटा दो बस, ये हटा दिया मैंने बस, तो बीच में क्या दिख रहे हैं आपको, जाइंट सेल्स वगैरह दिख रहे हैं, बैक्टीरिया वगैरह बीच में हो गए जाइंट सेल्स, है ना। और आपका बाहर क्या हो गया, उसके बाहर क्या हो गया, टी लिम्फोसाइट, उसके बाहर क्या होगा, फाइब्रोब्लास्ट, दिस ऑल आर हार्ट ट्यूबरकल, है ना। और फिर अगर उसमें बीच में सेंटर में क्या होती है फिर, केसियस नेक्रोसिस, तो उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट ट्यूबरकल, है ना। ऑक्सीजन कम हो जाएगी, पीएच कम हो जाएगा, जिस वजह से बैक्टीरिया डोरमेंट हो जाएगा, ठीक है जी। अब बीमार पड़ा इंसान, इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट में आया, तो उस टाइम पे जो सेकंड रिस्पॉन्स है, टिश्यू डैमेजिंग रिस्पॉन्स, यानी कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, वो पिक्चर में आ जाएगी, और वो आपका
ट्यूबरकल जो केसेस नेक्रोसिस है उसको लिक्विफाई करना स्टार्ट कर देगी, वहाँ से बैक्टीरिया निकलना शुरू हो जाएंगे, सिम्टम्स वापस से आना शुरू हो जाएंगे, और आपका जो कफ स्नीजिंग है वो अलग दूसरे लोगों को भी देना शुरू कर दोगे आप, और साथ साथ आपके ब्लड में, आपके लिम्फेटिक में जाएगी, जो डिफरेंट ऑर्गन तक बात पहुंच सकती है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोनोसाइट, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोफेज, एपिथेलियल सेल, जाइंट सेल्स। मैक्रोफेज सॉरी मोनोसाइट ब्लड में बाहर निकल गए, मैक्रोफेज मैच्योर हुए, बड़े हुए, एपिथेलियल सेल्स बहुत सारे एपिथेलियल्स मिलके बनाएंगे जाइंट सेल्स। ठीक है जी, आ जाओ, तो ये हो गया। अब क्लिनिकल पल्मोनरी टीबी के पता ही है, फीवर होगा, लो ग्रेड फीवर बना रहेगा काफ़ी टाइम तक, है ना, डोलो खा रहे हो, सही हो रहा है, फिर वापस से आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्टिव कफ स्पूटम आएगा, है ना। आपको जो इवनिंग, ये जो फीवर है वो इवनिंग राइज इन टेम्परेचर होगा, दिन में आप ठीक फील करोगे, रात में थोड़ा सा बढ़ता फीवर नज़र आएगा आपको, है ना। खून आएगा आपके स्पूटम में, आप नाइट पसीना आएगा, वेट लॉस, चेस्ट पेन, ये सब देखने मिल सकता है। ठीक है जी, चलो। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज़ कहना है उस सिम्टम आएगा। लिम्फ नोड टीबी है, मेनिंजाइटिस में टीबी है मेनिंजिस में, ठीक है, प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस है, रीनल ट्यूबरक्लोसिस है, स्केलेटल ट्यूबरक्लोसिस है, सीएनएस में है, जीआईटी में है, जो ऑर्गन बोलो वहाँ पे। ठीक है, चलो एक्सेप्ट वन, मुझे बताना कमेंट करके। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑर्गन है यहाँ पे टीबी नहीं होती, चलो बताना, है ना। लिम्फ नोड टीबी क्या है, मोस्ट कॉमन आफ्टर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस सबसे मोस्ट कॉमन क्या है, लिम्फ नोड टीबी। एचआईवी पेशेंट सबसे मोस्ट कॉमन क्या है, आपका लिम्फ नोड टीबी। ठीक है, लिम्फ नोड टीबी, ओके। ये तो मैंने पढ़ा चुका हूँ, क्या है, हाँ ये तो हो चुका है। तो ये चीज़ मैंने पढ़ाई आपको रफली, तो ये आधे घंटे की वीडियो हो गई, मेमोरी भी फुल हो गई थी, है ना। तो इतना ही है, इस लेक्चर में हमने ख़त्म किया। नेक्स्ट में हम लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है माइक्रो के पर्सपेक्टिव से। ये शायद इतना नहीं पूछेंगे आपको, माइक्रो में पैथो में पूछा जाता है ये सब कुछ, तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, बहुत गर्मी है, अपना ख्याल रखिए, ORS पीजिए, इलेक्ट्रोलाइट पीजिए, धूप में कम जाइए, बाकी ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।